मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हमने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना, उसके विभिन्न जो सम्मेलन अब तक हो चुके हैं उनके बारे में अध्ययन कर लिया है। आज के वीडियो में हम गुटनिरपेक्ष आंदोलन का एक मूल्यांकन करेंगे और मूल्यांकन में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की सफलताएं और विफलताएं दोनों का जिक्र हम यहाँ करेंगे। स्टूडेंट्स, जितना हमने नाम का अब तक अध्ययन किया, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का हमने अध्ययन किया, तो हमने पाया कि नाम के अब तक कुल 18 सम्मेलनों का आयोजन हो चुका है और इन सम्मेलनों में गुटनिरपेक्ष आंदोलन को कुछ सफलताएं और कुछ विफलताएं हाथ लगी। और वैसे भी देखा जाए तो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठन का अगर मूल्यांकन किया जाए तो हम वहां पाते हैं कि उस संगठन को कुछ सफलताएं मिलती हैं, कुछ बिंदुओं या कुछ अर्थों में वो विफल भी रहते हैं। तो इस प्रकार से एक मिलाजुला असर किसी संगठन का रहता है और ठीक वैसे ही स्थिति नाम या गुटनिरपेक्ष आंदोलन पर लागू होती है। पहले हम नाम की सफलताओं का एक एक करके अध्ययन करेंगे, उसके बाद में कुछ क्षेत्र जहां नाम विफल रहा उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जो नाम की जो सफलताएं हैं, इनको हम निम्न बिंदुओं के अंतर्गत देख सकते हैं, जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ है। शीत युद्ध का अंत गुटनिरपेक्ष आंदोलन की सफलता के रूप में इसको गिनाया जा सकता है और सबसे पहले इसी के बारे में हम देख लेते हैं। हमने शीत युद्ध में ये पढ़ लिया था कि 1945 शीत युद्ध का कार्यकाल क्या रहा, या कब से कब तक, 1945 से लेकर 1990-91 तक शीत युद्ध का दौर रहा। इस शीत युद्ध के दौर में हमने देखा कि दुनिया द्विध्रुवीय हो गई थी, दो गुट बन गए थे, जिनके बारे में पहले भी हमने, एक यूएसए के नेतृत्व में जो पूंजीवादी खेमा था और यूएसएसआर यानी सोवियत संघ के नेतृत्व में साम्यवादी खेमा था। तो दुनिया द्विध्रुवीय थी। ऐसी स्थिति में नाम ने क्या कार्य किया? नाम ने एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के उन 9 स्वतंत्र राष्ट्रों को, जो किसी ग्रुप में शामिल नहीं थे, लेकिन यदि नाम का गठन नहीं होता तो ये राष्ट्र भी इस गुटीय राजनीति में इन्वॉल्व होते और कहीं ना कहीं कुछ राष्ट्र यूएसए के साथ चले जाते, कुछ यूएसएसआर के साथ चले जाते। तो ऐसी स्थिति में शीत युद्ध अब और भी ज्यादा व्यापक या विकराल रूप ले सकता था। लेकिन नाम के गठन से नेहरू, नासिर और टीटो, इनके प्रयासों से जब नाम गठित हुआ तो इस प्रकार से इन राष्ट्रों को एक नया मंच मिल गया, जिससे कि वो शीत युद्ध से की जो राजनीति थी, या ये कहें कि शीत युद्ध के दौरान जो गुटी राजनीति थी, गुटों से स्वतंत्र रहते हुए इन्होंने अपनी विदेश नीति को पालन किया और विदेश नीति का संचालन किया। तो इस प्रकार से नाम के गठन से शीत युद्ध का अंत हुआ 1991 में। अगर नाम नहीं होता तो हो सकता है शीत युद्ध और लंबे समय तक चलता, उसका रूप ज्यादा विकराल हो सकता था। तो हम इस रूप में नाम को सफल मानते हैं, हम गुटनिरपेक्ष आंदोलन को एक सफल मंच मानते हैं, एक सफल संगठन मानते हैं, क्योंकि इसने शीत युद्ध की समाप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इसको हम इस रूप में देख सकते हैं कि 1945 में नाम का गठन होता है, 1945 में शीत युद्ध शुरू होता है, 1961 में नाम का गठन होता है। तो ये जो तीसरी दुनिया के राष्ट्र थे, इन राष्ट्रों के ही दबाव से ये हुआ, या ये कहें कि नाम के गठन के बाद में नया कोई सैनिक गुट नहीं बना। हमने सैनिक गुटों के बारे में भी अध्ययन कर लिया है, जैसे सोवियत संघ की ओर से वार्सा पैक्ट का गठन हुआ, उसी प्रकार से यूएसए की ओर से हमने देखा कि नाटो का गठन हुआ, सीटो का गठन हुआ, सेंटो का गठन हुआ, आंजस जैसे सैनिक गुट बने। लेकिन नाम के गठन के पश्चात विश्व राजनीति पर एक व्यापक प्रभाव नाम के राष्ट्रों का पड़ा, या तीसरी दुनिया के राष्ट्र एक प्रभावशाली स्थिति में आ गए, जिससे आगे सैन्य गुटों का निर्माण होना बंद हो गया। तो इस रूप में हम कहेंगे कि शीत युद्ध को समाप्त करने में नाम की महत्वपूर्ण भूमिका थी और इस रूप में नाम एक सफल संगठन के रूप में गिना जाता है। नेक्स्ट जो बिंदु नाम की सफलता के लिए अगर हम बात करें, वो है साम्राज्यवाद व उपनिवेशवाद का अंत। स्टूडेंट्स, हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि 1950 से पहले, या ये कहें कि शीत युद्ध के
शीत युद्ध के प्रारंभ होने से पूर्व दुनिया के विभिन्न भागों में, चाहे वो एशिया हो, चाहे वो अफ्रीका हो, चाहे वो लैटिन अमेरिका हो, यहाँ पर यूरोपीय ताकतों ने अपने उपनिवेश बना रखे थे और वो साम्राज्यवादी होड़ यूरोपीय राष्ट्रों में मची हुई थी, जिसके चलते ये राष्ट्र विभिन्न देशों में अपना शासन स्थापित किए हुए थे। ऐसी स्थितियों में जो साम्राज्यवाद की जो होड़ लगी थी, नाम के गठन के पश्चात इस साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का अंत हो गया। मैं आपको फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ, 1972 में यूएन महासभा में, और यूएन महासभा नाम के सदस्य राष्ट्रों के लिए बहुत अच्छा मंच है, क्योंकि सभी नाम के राष्ट्र, और नाम के राष्ट्रों की संख्या कितनी है, 120। नाम के जो सदस्य राष्ट्र हैं वे महासभा के भी सदस्य हैं। तो यूएन महासभा ने 1972 में उपनिवेशीकरण के विरुद्ध एक प्रस्ताव पास किया और ये कहा कि दुनिया से साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का अंत हो। तो इस रूप में नाम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गुट निरपेक्ष आंदोलन ने की ये महत्वपूर्ण भूमिका थी, जिससे साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद का अंत हुआ। तो इस रूप में नाम एक सफल संगठन गिनाया जा सकता है, क्योंकि नाम वो संगठन था जिसने इन तृतीय विश्व के राष्ट्रों को एक मंच पर लाने का काम किया और उनके सामूहिक हित के लिए कार्य किया। इस रूप में नाम एक सफल संगठन था। इसके बाद में है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की स्थापना, यानी इसके बारे में भी मोटे रूप में हम जिक्र कर चुके हैं। न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर का तात्पर्य है कि एक ऐसी संतुलित और वैश्विक अर्थव्यवस्था का निर्माण किया जाए जिसमें सभी राष्ट्रों को समान रूप से भागीदारी प्राप्त हो और उनके आर्थिक हित प्रभावित नहीं हो। क्योंकि हमने देखा कि विकसित राष्ट्रों ने अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को इस प्रकार से व्यूह रचित किया जिससे विकसित देशों को तो लाभ हो रहा था, लेकिन विकासशील राष्ट्रों के समक्ष एक संकट खड़ा हो रहा था। और विकासशील राष्ट्रों को अपने हितों को सुरक्षित रखने के लिए यह आवश्यक था कि न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की स्थापना होनी चाहिए, यानी इन देशों के आर्थिक हित भी सुरक्षित होने चाहिए। और न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर को स्थापित करने की दिशा में काम करने का काम किया गुट निरपेक्ष आंदोलन ने। तो नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए भी नाम की महत्वपूर्ण सफलता इसको हम गिना सकते हैं। उसके बाद में है रंगभेद की नीति, जो कि हमें पता है कि यूरोपियन और ये लोग हैं, इनका रंग सफेद है, ये श्वेत रंग के हैं, और दूसरे जहां ज्यादातर राष्ट्र जहां उपनिवेशित के बने हुए थे वहां के लोग काले हैं। और ये बात भारत में भी देखने को मिलती है, क्योंकि अंग्रेज भारतीयों के साथ भी अच्छा बर्ताव नहीं करते थे। रंग के आधार पर ब्लैक डॉग जैसी अवधारणा, जैसे शब्द हमें सुनने को मिलता है। तो इस प्रकार से ये जो रंगभेद की जो नीति थी ये दुनिया में उस समय तक चरम पर थी, लेकिन नाम के मंच से इस बात पर अत्यधिक बल दिया गया कि जो रंगभेद की जो नीति यूरोपीय ताकतों द्वारा के द्वारा इसको लागू किया जा रहा है, या श्वेत लोगों द्वारा काले लोगों पर जो अत्याचार किए जा रहे हैं वो समाप्त होने चाहिए। तो रंगभेद के अंत में भी नाम की महत्वपूर्ण भूमिका थी, गुट निरपेक्ष आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका थी। किस प्रकार से, और उसके बाद में हमने देखा साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला ने क्या किया था, रंगभेद की नीति को समाप्त कर, पहले वो अश्वेत राष्ट्राध्यक्ष दक्षिण अफ्रीका के बने थे। तो इस प्रकार से नाम या ये गुट निरपेक्ष आंदोलन ने रंगभेद की नीति का समापन करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। नेक्स्ट है निशस्त्रीकरण की दिशा में प्रयास नाम के मंच से। और वैसे तो हम देखें कि नाम के जो फाउंडर थे, गुट निरपेक्ष आंदोलन के जो फाउंडर थे पंडित नेहरू, इन्होंने खुद, पंडित नेहरू का स्टेटमेंट था 1961 में, उनका स्टेटमेंट आया था, जिस स्टेटमेंट में उन्होंने क्लियर कहा था कि ये परमाणु हथियार मानव जाति के लिए व्यापक नरसंहार के हथियार हैं, या ये कहेंगे कि ये दुनिया के सबसे बड़ी शत्रु और सबसे बड़े हथियार जो दुनिया को नेस्तनाबूद कर देंगे। तो इन परमाणु हथियारों को समूल नष्ट किया जाए, ये पंडित नेहरू का मानना था। और पंडित नेहरू के साथ साथ नाम के अन्य जो राष्ट्राध्यक्ष थे उनका भी कहीं न कहीं यही मानना था। और इसीलिए
निशस्त्रीकरण की दिशा में प्रयास हुआ और जिनके बारे में हमने देखा भी है। 1963 में पीटीबीटी संधि होती है, 1970 में एनपीटी आती है और उसके बाद 1996 में हमने देखा सीटीबीटी, 1996 में सीटीबीटी। तो ये इस प्रकार की जो निशस्त्रीकरण की दिशा में प्रयास हुए, ये कहीं न कहीं नाम का एक प्रकार से दबाव था, जिसके चलते महाशक्तियों ने अपने परमाणु शक्ति को कम करने की दिशा में काम भी किया। उसके बाद में है यूएनओ की व्यवस्था में सुधार के लिए भी नाम गुट निरपेक्ष आंदोलन एक महत्वपूर्ण मंच था। स्टूडेंट्स, हमें पता है कि जब यूएनओ का गठन हो रहा था उस समय और आज के समय में नाम के सदस्य यूएनओ के सदस्य संख्या अत्यधिक बढ़ चुकी है, लेकिन उस अनुपात में सदस्य राष्ट्रों की संख्या नहीं बढ़ी। और विशेष रूप से हम यहाँ बात करना चाहेंगे सुरक्षा परिषद की, कि सुरक्षा परिषद की जो सदस्य संख्या है, वर्तमान में सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या 15 है। सदस्य संख्या 15 है, जिसमें 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। तो कुल 15 स्थायी सदस्यता, कुल सदस्य 15 हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन के मंच से ये मांग लगातार उठाई जाती रही कि यूएनओ की सुरक्षा परिषद में स्थायी व अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए और विशेष रूप से एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के राष्ट्रों को भी नाम की सुरक्षा परिषद में सदस्यता प्राप्त हो, उनको भी उसमें भागीदारी प्राप्त हो। इस दिशा में अनेक प्रयास गुट निरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से गुट निरपेक्ष देशों ने गुट निरपेक्ष सम्मेलनों में इस प्रकार की बात समय समय पर उठती भी रही थी कि यूएनओ का विस्तार होना चाहिए। और यूएनओ के विस्तार या यूएनओ के लोकतांत्रिकरण का सीधा सा तात्पर्य सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने से है। तो इस प्रकार से यूएनओ की व्यवस्था में सुधार करने के लिए भी नाम के मंच से प्रयास हुए। इसके अलावा अगर बात की जाए तो हम देखते हैं कि विश्व शांति और सुरक्षा की स्थापना करने में भी नाम के सदस्यों ने या नाम के सम्मेलनों से लगातार ये मांग दोहराई जाती रही कि विश्व शांति व सुरक्षा को किस प्रकार से अक्षुण्ण रखा जाए और इसको बनाया रखा जा सकता है। इसलिए हम ये कहेंगे कि नाम की एक बड़ी सफलता थी कि विश्व शांति व सुरक्षा की स्थापना में इसने बड़ा योगदान दिया। और इसको हम इस रूप में समझ सकते हैं, 1914 में और से 1919 तक प्रथम विश्व युद्ध का दौर था। उसके बाद में लीग ऑफ नेशन बना। लीग ऑफ नेशन के बनने के बाद में 1939 में दोबारा द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। 1945 में द्वितीय युद्ध समाप्त होता है। और नाम ऐसा संगठन था जिसने, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, जिसने दुनिया को तीसरे विश्व से बचाए रखा, क्योंकि नाम के सदस्यों ने एक प्रकार से एक दबाव समूह के रूप में काम किया। एक महाशक्तियों पर भी एक नैतिक दबाव था कि वो विश्व में इस प्रकार के किसी संकट को पैदा ना करें जिससे तीसरा विश्व युद्ध हो। तो तीसरे विश्व युद्ध को रोकने में भी नाम काफ़ी हद तक सफल रहा। तो इस रूप में हम ये इन बिंदुओं के आधार पर कह सकते हैं कि नाम एक सफल संगठन था। लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में भी जिक्र किया था कि कोई भी संगठन है उसकी सफलताओं के साथ साथ कुछ विफलताएं भी होती हैं। तो यहाँ नाम की विफलताओं का भी हम जिक्र कर लेते हैं। नाम की विफलताओं की अगर बात करें तो पहला जो बिंदु है जिस हेडिंग में इसको हम देख सकते हैं वो है कि शीत युद्ध पर व्यापक असर नहीं था। ये बात सत्य है कि शीत युद्ध को कम करने में नाम ने महती भूमिका निभाई, लेकिन चूंकि दुनिया लगभग 45 वर्षों तक इस शीत युद्ध के भय में जीती रही, तो इस प्रकार से ये कहें कि नाम अपेक्षाकृत ज्यादा सफल नहीं रहा। नहीं तो शीत युद्ध इतना लंबा नहीं चलता और न ही महाशक्तियों में इस प्रकार से टकराव की स्थिति उत्पन्न होती। तो ये कहें कि गुट निरपेक्ष आंदोलन ने वो सफलता प्राप्त नहीं कर सका जिसके कारण शीत युद्ध की गर्मी को और कम किया जा सकता था और दुनिया में इस प्रकार के संघर्ष को टाला जा सकता था। तो इस रूप में नाम की एक विफलता हम बता सकते हैं। दूसरा है महाशक्तियों के सैन्य हस्तक्षेप को रोकने में भी कहीं न कहीं नाम सफल रहा। हमने ये पढ़ा था कि 1979 में यूएसएसआर की सेनाएं अफगानिस्तान में आ गई और इस घटनाक्रम ने दुनिया को नव शीत युद्ध की ओर धकेला, लेकिन यहाँ पर नाम एक सफल भूमिका नहीं निभा सका। या ये कहें कि गुट निरपेक्ष आंदोलन, गुट निरपेक्ष राष्ट्र एक सफल भूमिका नहीं निभा सके। अगर ऐसा होता तो यूएसएसआर
अफगान में सैन्य हस्तक्षेप ही नहीं करता। तो कहने का तात्पर्य ये है कि महाशक्तियों ने समय समय पर अपने सैन्य हस्तक्षेप किए। बात वो अमेरिका पर भी लागू होती है, बात वो यूएसएसआर पर भी लागू होती है। दोनों ही महाशक्तियों ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए जब सैन्य हस्तक्षेप किए तो नाम के राष्ट्र एक सफल भूमिका वहां नहीं निभा पाए, और ये कहें कि उसका एक पुरजोर विरोध इनके द्वारा नहीं किया गया। इसके अलावा एक और आलोचना इस रूप में की जा सकती है कि नाम जैसा संगठन एक नैतिक मंच है, इसके राष्ट्र आपस में अन्य संगठनों की भांति उनमें एकजुटता का अभाव है। केवल साल जब इसका सम्मेलन होता है तब ये राष्ट्राध्यक्ष मिलते हैं, भाषणबाजी होती है और उन बातों पर अमल नहीं होता जो नाम के मंच पर उठाई जाती है। नाम के सम्मेलन में जो एजेंडे तैयार किए जाते हैं उन पर वर्कआउट नहीं होता, जिसके चलते ये नाम है वो विफल रहा। तो ये कुछ विफलताएं हम इसकी गिना सकते हैं। अब बात यह है कि अगर इसका मूल्यांकन हम कर रहे हैं तो हमें सफलताओं और विफलताओं को दोनों को देखना होगा, और गुटनिरपेक्ष आंदोलन की सफलता और विफलता दोनों को देखने पर हम पाते हैं कि ये नाम की जो सफलता है वो निसंदेह रही है, लेकिन उसके साथ कुछ विफलताएं जुड़ी हुई हैं। अगर नाम पूर्ण सफल होता तो उस प्रकार से विफलताओं का अध्ययन हमें यहाँ नहीं करने की आवश्यकता होती, लेकिन चूंकि नाम का जो असर है, विश्व राजनीति पर असर है, वो मिला जुला रहा। कुछ हद तक वो सफल रहा, कुछ उसकी विफलताएं रही। तो इस प्रकार से हम नाम का मूल्यांकन कर सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे।